हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। मैं हूं अनुराधा और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं भारत भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कि 11th क्लास की ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है। इसके 4th चैप्टर महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर पहाड़ी और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा ही ऐसी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुरा काल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है। महाद्वीपीय प्रवाह। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा के आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति या सिमेट्री है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानव चित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेयस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवानालैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवानालैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। महाद्वीप में साम्य। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई के तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन सैल समूह की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरैसिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपर से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं, जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं।
गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीप के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट्स, घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराइयाँ, गोल्ड बियरिंग वेन्स, ब्राज़ील में पाई जाती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील के पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। जीवाश्मों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसल्स, यदि समुद्री अवरोधकों के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रेक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील में इरावर सेल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। प्रवाह संबंधी बल, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। पहला था पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल, दूसरा ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबद्ध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं, महासागरीय अधस्थल का चित्र है, ओशियन फ्लोर का चित्र है ये। नेक्स्ट है संवहन धारा सिद्धांत या कन्वेंशनल करंट थ्योरी। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रवाह की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इससे अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें व गहरी खाइयाँ हैं जो प्रायः प्रायद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई। महासागरीय परपटी की चट्टानों की काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन हैं। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। महासागरीय अधस्थल की बनावट, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृतियाँ अध्याय 13 में विस्तार से वर्णित की गई हैं। गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये भाग हैं महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। महाद्वीपीय सीमा या मार्जिन्स कॉन्टिनेंटल, ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ आदि शामिल हैं। महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक हैं। वितलीय भाग या
एबेसल प्लेन्स, ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। द्वितलीय मैदान वह क्षेत्र हैं जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियन रिज, मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है। भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण का दिए गए मानचित्र 4.5 अ और ब में अध्ययन करें। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होते हुए न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। आप यह पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला सैडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर हैं। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सागरीय अधस्थल का विस्तार, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पुरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। पहला, यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। दूसरा, महासागरीय कटक के मध्य के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण नॉर्मल पोलैरिटी पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। तीसरा है, महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई हैं। महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र फुकाई कम गहराई पर विद्यमान है। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात कही। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। चित्र में सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक, सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया है।
एक विवर्तनिकी प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से बना हुआ है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान हैं। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मैंटल को सम्मिलित किया जाता है जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबद्ध है। उदाहरणार्थ प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं कि जो अभिसारी प्लेट सीमा है, रूपांतर प्लेट है, अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट, शील्ड ज्वालामुखी, स्तरित ज्वालामुखी, ठीक है। उसी तरीके का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर जो कि 7 प्लेटें यहाँ पर स्थित हैं। आप देखिएगा इसको। प्रमुख प्लेटें इस प्रकार हैं। पहला है अंटार्कटिक प्लेट। इसमें जो है अंटार्कटिक और इसको चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेटें भी शामिल हैं। दूसरा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरा है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। चौथा है प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट और छठवां है अफ्रीकी प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। सातवां है यूरेशियाई प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। ये जो है भारतीय प्लेट प्रवाह मोमेंटम ऑफ द इंडियन प्लेट्स का एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं। पहला है कोकोस। कोकोस यह प्लेट जो है मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। दूसरा है नजका प्लेट जो कि दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। तीसरा है अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट जो है इसमें से अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग में सम्मिलित है ये। चौथा है फिलिपीन प्लेट। फिलिपीन प्लेट जो है एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य में स्थित है। पांचवा है कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट जो है न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। छठवीं जो प्लेट है वो है फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वेगनर की संकल्पना कि केवल महाद्वीप गतिमान है सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही हैं और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। चित्र में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के रूप में विद्यमान था। यद्यपि बाद की खोजों से स्पष्ट किया गया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पूरा चुंबकीय पैलियोमैग्नेटिक आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जब 2 प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपटी का निर्माण होता है उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है इन्हें प्रसारी स्थान या स्प्रेडिंग साइड भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें उत्तर अमेरिकी व दक्षिणी अमेरिकी प्लेटें
तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। अभिसरण सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्री जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूर परपटी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है इसे प्रविष्टन क्षेत्र या सब डक्शन जोन भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, दूसरा है 2 महासागरीय प्लेटों के बीच, तीसरा है 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। रूपांतर सीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहाँ न तो नई परपटी का निर्माण होता है और न ही परपटी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश ट्रांसफॉर्म फॉल्ट 2 प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है? प्लेट प्रवाह की दरें, रेट्स ऑफ द प्लेट मोमेंटम। सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार, जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है, जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। प्लेट को संचालित करने वाले बल, फोर्स फॉर द प्लेट मोमेंट, जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है, प्लेट विचरण करती है। यह आज एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह या कन्वेंशन फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम हैं, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेस के सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मैंटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। भारतीय प्लेट संचलन, मोमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। भारतीय प्लेट के प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र सब डक्शन जोन इसके उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, अर्थात 2 महाद्वीप प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिन न्यूमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा तक विस्तारित तल स्प्रेडिंग साइट है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिणी पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी, जो विस्तारण तल है, में जा मिलती है। भारतीय और आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग
4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया व परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई है। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप पर यूरेशियन प्लेट की स्थिति को दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थलखंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह में दक्कन ट्रेप का निर्माण होना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको और मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।